स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। प्रीवियस सेशन में हमने कंप्लीट किया था सेंट्रल लाइन से डिस्पर्जन और पूरा शीट भी डिस्कस कर लिया था। एक छोटा टेस्ट भी हो गया आप लोगों का आज, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर एंड दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है, जिसमें कोरिलेशन अलग पार्ट है, रिग्रेशन अलग पार्ट है। तो हम पहले बात करेंगे सिर्फ कोरिलेशन की, रिग्रेशन अलग पार्ट करेंगे, ठीक है। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कोरिलेशन का मतलब, तो कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। एक्चुअली 3 वेरिएबल्स का भी आता है लेकिन आपको कवर्ड नहीं है सिलेबस में, इसलिए हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, राइट। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ये आपके वापस इकोनॉमिक्स पे लेके आता हूँ। जैसे प्राइस और डिमांड, आपको ये समझ में आता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा, प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ता है, आइडियली ऐसे होता है, राइट। तो ये शो कर रहा है कि कुछ तो रिलेशन है बॉसिंग के बीच में, तो बस वही रिलेशन को कोरिलेशन बोला जाता है। जैसे एडवर्टीजमेंट और सेल्स, एडवर्टीजमेंट तुम ज्यादा करोगे सेल थोड़ा तो बढ़ेगा ना, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन तो है, तो वो रिलेशन कितना है वो अपने को मेजर करता है, दैट डिफाइंस कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? ओके। तो अब रिलेशनशिप 2 टाइप का रहता है, रिलेशनशिप 2 टाइप का रहता है। एक रहता है पॉजिटिव, पॉजिटिव को ही हम डायरेक्ट बोलते हैं, और एक रहता है नेगेटिव, जिसको हम इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं, राइट। नेगेटिव या फिर इसको हम इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स मतलब इनडायरेक्ट। मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को ना एक माइंड में एक इमेज रहता है, सर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, घट रहा है तो नेगेटिव। ऐसा नहीं होता है, यहां पे चेंज ऑफ डायरेक्शन चेक किया जाता है। मतलब क्या, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक नीचे आ रहा है और दूसरा भी नीचे आ रहा है, इसको भी पॉजिटिव ही बोलते हैं, इसको नेगेटिव नहीं बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चंस, ध्यान देना। एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, जैसे एडवर्टाइजमेंट बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन। एडवर्टाइजमेंट कम हो रहा है, सेल भी कम हो रहा है, ये भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि चेंज ऑफ डायरेक्शन सेम है इनका। नेगेटिव किसको बोलेंगे? एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। समझ में आ रहा है? एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन चेक किया जाता है, आपका डायरेक्शन कौन से दे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, दोनों रिवर्स जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव इंपैक्ट बोलते हैं। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो एग्जांपल बहुत सिंपल सा है। पॉजिटिव का मतलब होता है, यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स, ये पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव में आप एग्जांपल दे सकते हो प्राइस एंड डिमांड का। इज द पॉइंट क्लियर? यस। प्राइस और सप्लाई कैसे रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, ऐसे ही होता है इकोनॉमिक्स में, ये सीखा आपने, राइट। तो आइडियली ये चीजें होती है। सबको समझ में आया क्या ये? ओके। अब कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करता है, तो उसको बोला जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर आर। अगेन, क्या ये वर्ड कोएफिशिएंट आया बेटा? याद है पिछले चैप्टर में कोएफिशिएंट के बारे में कुछ पढ़ा था हमने। जैसे ही वर्ड कोएफिशिएंट आता है, इट बिकम्स अ यूनिट फ्री मेजर। क्या बन जाता है? यूनिट फ्री मेजर। कोएफिशिएंट आ गया ना तो यूनिट फ्री बन जाता है, मतलब उसको कोई यूनिट्स नहीं लगने वाले, रुपीज, मार्क्स, केजीज, लीटर्स, ऐसा कुछ लगने वाला नहीं है। समझ में आया? इट बिकम्स अ यूनिट फ्री मेजर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर की लिमिट्स कहां से कहां तक है? -1 to 1 बोथ इंक्लूसिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर की वैल्यू जो आप फॉर्मूला निकालोगे आप, वो फॉर्मूले के हिसाब से आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। मतलब अगर 1.01 भी आ गया तो आप गलत हो, -1.01 आ गया तो भी आप गलत हो। समझ में आ रहा है? प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन 1.01 पे भी आप गलत हो और -1.01 पे भी गलत हो। मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, तो एक होता है 0, एक होता है यहां पे 1 और एक होता है -1। आपका आर
इसके बीच में कहीं पर रह सकता है, बोथ इंक्लूसिव, मतलब ये -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? आर इसके बाहर जा नहीं सकता, मतलब आर की अगर आपने बाई चांस बोल दी सर वैल्यू आ रही है 1.01, तो बस गलत हुआ आप, 1 से ऊपर आ ही नहीं सकता और -1 से नीचे जा नहीं सकता। इज द पॉइंट क्लियर? मतलब आपका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 0 पॉइंट समथिंग में खेलता रहेगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है? राइट। अब इनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो अगर मैं आपको समझाऊं इंटरप्रिटेशन, अगर आर 0.6 है तो इसका मतलब क्या होता है? वी कैन से एक्स अगर 100 से बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, लेकिन वो कितना रिएक्ट कर रहा है? 60% रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? मैंने ये नहीं बोला कि एक अगर 100 से बढ़ा तो दूसरा भी 100 से बढ़ना चाहिए, मैंने सिर्फ इतना बोला कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए। राइट। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि एक अगर 100% से बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, उतना नहीं लेकिन थोड़ा तो बढ़ रहा है, रिलेशन पूरा है ना। राइट। रिलेशन है तो थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है अगर अगर आर -0.4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बढ़ रहा है 100% से, तो वाई क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, लेकिन कितने से? 40% से। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट ये? तो इसका मतलब ये होता है आइडल, मतलब हमेशा इसको स्टिक नहीं करता, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में मीनिंग समझाना चाहता हूँ। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट। तो अब तक मैंने आपको बताया आर की लिमिट्स कहां से कहां तक? -1 to 1 बोथ इंक्लूसिव, सेंटेंस ऐसे ही होता है, -1 to 1 बोथ इंक्लूसिव, मतलब -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, गलत नहीं है, उससे आगे जाओगे तो गलत होगा। राइट। अच्छा, आर मतलब क्या? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर मतलब क्या? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या वो पॉजिटिव रह सकता है? यस। नेगेटिव रह सकता है? यस। दोनों का सेम डायरेक्शन है तो आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव। एक गिर रहा है दूसरा भी गिर रहा है, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेम डायरेक्शन है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, इसको नेगेटिव बोलेंगे। क्या ये सब समझ में आ रहा है? ओके। अब बात करते हैं, एक और पॉइंट लिख देता है। स्प्यूरियस कोरिलेशन। नो कैजुअल रिलेशनशिप, नो कैजुअल रिलेशनशिप। स्प्यूरियस कोरिलेशन, नो कैजुअल रिलेशन, मतलब क्या? एक्चुअल में इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, फिर भी हम फॉर्मुला यूज करें तो आंसर आ जा रहा है, फॉर्मुला यूज कर रहे हैं आंसर आ जा रहा है, लेकिन इनके बीच में एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्प्यूरियस कोरिलेशन। व्हेन देयर इज नो कैजुअल रिलेशनशिप स्टिल वी आर गेटिंग आर, फिर भी हम निकाल रहे हैं तो कैलकुलेशन आ जा रहा है, उसको बोलते हैं स्प्यूरियस। अब ये थ्योरी पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछ चुके हैं ये। स्प्यूरियस कोरिलेशन, व्हेन देयर इज नो कैजुअल रिलेशनशिप इट इज नोन एज स्प्यूरियस कोरिलेशन। मतलब क्या? एग्जांपल, रेनी सीजन में आपके अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स सेल होते हैं, राइट? इंडिया में होना चाहिए ना, राइट? बारिश आ रही है यूएस में और रेनकोट्स यहाँ बिक रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो क्या उनके बीच में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं। तो आइडियली अगर हम चेक करेंगे, वहां इतनी बारिश होती है, यहाँ इतने रेनकोट बिक रहे हैं, हमने कैलकुलेट किया और आर के फॉर्मुले से आर आंसर भी आ रहा है, मान लेते हैं 0.2 आंसर आ रहा है सपोज, लेकिन क्या इनके बीच में सच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं। तो इसलिए इसको बोला जाता है स्प्यूरियस कोरिलेशन। इज द पॉइंट क्लियर? ओके। अब मुद्दे की बात करेंगे, ये हो गए थ्योरी पॉइंट्स, अब मुद्दे की बात करेंगे। आपको कोरिलेशन में टोटल 4 पॉइंट्स हैं, टोटल 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट स्कैटर डायग्राम, पहला पॉइंट स्कैटर डायग्राम, ठीक है। दूसरा है कार्ल पियर्सन, तीसरा है स्पीयरमैन, और चौथा है मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, ठीक है। सो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स आते हैं, आपको चारों ही पढ़ने हैं। स्कैटर डायग्राम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इट इज द इजीएस्ट वन, ठीक है। कोरिलेशन की बात करते हैं। स्कैटर डायग्राम का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अपन सिर्फ प्लॉटिंग करते हैं, सिर्फ प्लॉटिंग करना एक्स और वाई पे और आंसर बताना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
ओके, सो ये आपका एक्स वाई एक्सेस है, ठीक है, और आपका आंसर ऐसे जा रहा है। आपने प्लॉटिंग किया और आपको एक परफेक्ट एक लाइन सिंगल मिल रही है, परफेक्ट सिंगल लाइन, तो इसको बोलते हैं आर इज +1। आर इज +1, एक परफेक्ट लाइन मिल रहा है आपको। प्लॉटिंग कैसे किया, एक्स और वाई के पॉइंट्स लिया मैंने और प्लॉटिंग करना शुरू किया, ठीक है, सेकेंड में। सेकेंड इसमें मैंने जब एक्स और वाई को प्लॉटिंग किया तो मेरे प्लॉटिंग कुछ ऐसे हो रही है, एक सिंगल लाइन पे नहीं आ रही है, लेकिन दिख रहा है मेरे को ये बढ़ते हुए इसमें जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैं जब प्लॉट कर रहा हूं तो कुछ डायग्राम ऐसे बन रहा है। क्या ये ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, लेकिन आपका आंसर +1 तो नहीं है, क्योंकि +1 रहने के लिए आपको एक सिंगल लाइन पर आना पड़ेगा। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, आपका आर पॉजिटिव है, मतलब 0 से ऊपर है लेकिन 1 से कम है। समझ में आ रहा है? और ये बनता है ड्रॉबैक। स्कैटर डायग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट इज वेरी इजी, सबको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला आर की वैल्यू -1 to +1 है। अब ये डायग्राम पे आप बता सकते हो कि आर की वैल्यू कितनी है। आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव, 0.4, 0.5, 6, 0.7, 0.8, कितना मालूम नहीं है। तो स्कैटर डायग्राम का ड्रॉबैक है, वी कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है? ओके, तीसरे डायग्राम पे आता है। तीसरे डायग्राम पे आता है। तीसरा डायग्राम डाउनवर्ड फॉलिंग स्लोप, ये वाला। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, r इज इक्वल्स टू -1। इसको बोलते कैसे, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, सही है क्या ये? टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट मतलब r इज इक्वल्स टू -1। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं परफेक्ट परफेक्टली नेगेटिव। अगर आपको डिमांड कब याद आ रहा होगा, डिमांड कब हमेशा फॉलोइंग रहता है, तो ये डिमांड कब है, ठीक है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट वन। इसको जो मार्किंग किया तो एक लाइन पे नहीं आया, लेकिन एक ट्रेंड समझ में आ गया कि ये ऐसे ऐसे मार्किंग हो रही है। तो इतना मार्किंग देख के समझ में आ रहा है कि आपको कि ये डाउनवर्ड है। तो आपका आर का आंसर कहां से कहां तक है? आपका आंसर नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है लेकिन -1 से ज्यादा है। आपका आंसर नेगेटिव है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? स्कैटर डायग्राम। अच्छा, एक और। आप डिनोट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका जो प्लॉटिंग हो रहा है ना, कुछ प्लॉटिंग ऐसा हो रहा है, सर्कल में हो रहा है। मतलब जब आप प्लॉट करने जा रहे हो तो कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो इसके अंदर मैं कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 एंड एक होता है कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, अगेन बढ़ रहा है कम हो रहा है। इसके अंदर भी हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए r 0 आ रहा है। इसको हम बोलते हैं कर्विलीनियर, कर्व बन रहा है कर्विलीनियर, इसलिए r 0 है। क्या ये 6 डायग्राम समझ में आ गए क्या? अब आप बोलोगे सर डायग्राम ड्रॉ तो करने नहीं है, डायग्राम क्यों समझाया? स्कैटर डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। क्या रहेगा लोअर लेफ्ट टू अपर राइट? सिंगल लाइन, सिंगल लाइन पे लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, ये वाला। तो r इज इक्वल टू +1, राइट। अपर लेफ्ट टू लोअर राइट -1 ऑन सिंगल लाइन जरूरी है, ऑन सिंगल लाइन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये स्कैटर डायग्राम पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सो दिस इज नथिंग बट स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम खत्म हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपना है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने किस पे फोकस किया? कार्ल पियर्सन ने फोकस किया क्वांटिटेटिव पे। किस पे? क्वांटिटेटिव, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव भी कहा जाता है। और इसने स्पीयरमैन ने क्वांटिटेटिव छोड़ के क्वालिटी मेजर किया, इसलिए इसको कहा जाता है क्वालिटेटिव।
कार्ल पियर्सन ने कहा क्वांटिटेटिव और स्पीयरमैन ने कहा क्वालिटेटिव। वो रैंक्स देता है, रैंक, इसलिए उसको रैंक का कोरिलेशन भी कहा जाता है। ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें कोरिलेशन में 4 पार्ट्स पढ़ने हैं। स्कैटर, स्कैटर खत्म हो गया, इतना ही था स्कैटर डायग्राम। इट इज द इजीएस्ट वे, यस, सबसे एडवांटेज इजीएस्ट वे, डिसएडवांटेज वी कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। इज द पॉइंट क्लियर? स्प्यूरियस का मतलब क्या था? स्प्यूरियस, नो कैजुअल रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप नहीं है बट स्टिल वी आर गेटिंग आर, तो इसकी वजह से हमारा आंसर उसको बोलते हैं स्प्यूरियस कोरिलेशन। इज द पॉइंट क्लियर? आर की लिमिट्स कहां से कहां तक? -1 to +1 बोथ इंक्लूसिव। -1 आ सकता है, यस, +1 आ सकता है, यस। पॉजिटिव डायरेक्शन कब रहेगा? पॉजिटिव, जब सेम डायरेक्शन रहेगा, मतलब दोनों, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, स्टिल पॉजिटिव, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, नेगेटिव। क्लियर है पॉइंट सबको? अब ये जो प्लॉटिंग हुआ, वो प्लॉटिंग कैसे होता है वो एक बार समझाना चाहूंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार समझ लो। ये x है, ये y है, ठीक है। x 10 था, y 12 था, ऐसा। x 11 हुआ, एक से बड़ा, y भी एक से बड़ा, 12 हुआ, ये फिर एक से बड़ा, 13 हुआ, ये फिर एक से, ये 14 हुआ, ये फिर एक से बड़ा, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कहने से ये 100% रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ये +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है, +1 +1 +1 +1, ये वापस 12 पे आ गया, 2 कम हो गया, ये भी 2 से कम हो गया। क्या ये 100% रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? यस, मैं बिना सॉल्व करे बोल सकता हूँ आर की वैल्यू +1 है, बिकॉज दे आर रिएक्टिंग 100% टू ईच अदर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके। दूसरा देखो, x और y है 100 और 150, ये 10% से बड़ा, 10% मतलब 110 हो गया, ये सिर्फ 152 हुआ। क्या ये बड़ा है? यस और नो? बड़ा तो है, लेकिन उतने से बड़ा है क्या? नहीं। अच्छा, वापस से ये 120 हो गया, वापस 10 से बड़ा, ये 153 हुआ। रिलेशन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बढ़ तो रहा है, लेकिन 100% रिएक्ट कर रहा है क्या वो? नहीं, 100% नहीं। तो आर की वैल्यू पॉजिटिव है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन 100% तो रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये 130 हो गया, ये 158 हो गया, इस बार कुछ ज्यादा रिएक्ट किया। अगेन कहने से पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन 100% रिएक्शन नहीं है, तो आपकी आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं आने वाली है। क्या ये लॉजिक क्लियर है? अच्छा, अब मुद्दे की बात है, आर निकालना कैसे है। तो आर निकालने के लिए, अच्छा ये समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, नेगेटिव मतलब क्या? ये x और y, ये 10 और ये 20, ये 9 हुआ, ये 25 हो गया, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ गया, ये 8 हुआ, ये 28 हो गया, ये 7 हुआ, ये 30 हो गया, ये 6 हुआ, ये 31 हो गया। आपको समझ में आ रहा है क्या? एक घटते जा रहा है, दूसरा बढ़ते जा रहा है, लेकिन उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। जब पहला 1 रुपया घटा तब ये 5 रुपये बढ़ गया, जब ये 1 रुपया घटा तो ये सिर्फ 3 ही बढ़ा। तो कहने से नेगेटिव तो दिख रहा है, लेकिन 100% रिएक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को। तो आपका आंसर नेगेटिव है, -1 तो नहीं है, नेगेटिव जरूर है। इज द पॉइंट क्लियर? एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। क्लियर पॉइंट? लेकिन अगर ऐसा होता, ये x है, ये y है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, तो अभी समझ में आ रहा है बढ़ रहा है, ये बढ़ा, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, ये फिर बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये फिर कम हो गया। कोई रिलेशन बता सकते हो क्या इस केस में? नहीं। सो वी कैन से देयर इज नो कोरिलेशन, बिकॉज ये एक दूसरे पे रिलेट नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं आपका दिमाग और आपका शू साइज, योर ब्रेन एंड योर शू साइज कंपेयर करो, तो ऐसा है कि जिसका शू साइज ज्यादा रहेगा उसका दिमाग ज्यादा रहेगा? ऐसा नहीं है। सो देयर इज नो कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? यस। तो इस तरह ये पॉइंट आ सकता है। लॉजिक क्लियर है क्या सबको? ये ओके, इसको हटा देते हैं यहां से। अब वापस आता है स्पीयरमैन पे, सॉरी कार्ल पियर्सन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले का नाम है, फॉर्मूले का नाम देख के डरना नहीं, सिर्फ नाम है, एग्जाम में नहीं पूछते हैं। इसको कार्ल पियर्सन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। शॉर्ट में कोरिलेशन कोएफिशिएंट, शॉर्ट में कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या? अब मैं वापस अगर ऊपर आऊं और मैं आपको बोलूं फाइंड कोरिलेशन, तो अल्टीमेटली ये अज्यूम रहता है वो यही पूछ रहा है। जब तक वो खुद बोलते नहीं है स्पीयरमैन या कॉन्करेंट, तब तक आप यहीं पे रहते हो। समझ में आ रहा है? इट इज दैट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं सिर्फ कोरिलेशन बोलूं तो आपके मन में कार्ल पियर्सन का ही नाम आना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
जब तक वो दूसरों के नाम नहीं लेते हैं तब तक हम कार्ल पियर्सन के निकालेंगे। मतलब अगर मैं बोलूंगा फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आप कार्ल पियर्सन का ही आंसर निकालने वाले हो। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? उसने एक फॉर्मूले को प्यार से नाम दिया, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन भी बोलते हैं, सिर्फ कोरिलेशन भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी बोलते हैं। समझ में आया? सिर्फ कोरिलेशन बोला तो भी मैं इसी की बात कर रहा हूं। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब इसने क्या बोला, इसने एक छोटा सा फॉर्मूला दे दिया अपने को। इसने एक छोटा सा फॉर्मूला दे दिया, आर का फॉर्मूला। किसी को याद है कि आर का फॉर्मूला क्या था? इसने फॉर्मूला दे दिया कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, इसने एक फॉर्मूला दे दिया कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा? एस डी, ये तो सीख के है अपन, एस डी आता है अपने को कैलकुलेट करते। अब एस डी एक्स है तो एस डी वाई भी आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर बराबर, मतलब सिग्मा आता है। तो अपने को अलग क्या सीखना, नया क्या सीखना, सिर्फ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर की बात करेंगे। वेर व्हाट इज कोवेरिएंस? कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है? तो कोवेरिएंस का मतलब होता है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। अब ये बोलना गलत नहीं होगा कि समेशन एक्स अपॉन एन एक्स बार होता है, समेशन वाई अपॉन एन वाई बार होता है। तो एक्स बार और वाई बार भी लिख सकते हो आप, लेकिन आइडियली हम इसको ऐसे ही फॉर्मूला लिखते हैं, समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। 2-3 बार फॉर्मूला बोलोगे तो लर्न हो जाएगा। ठीक है क्या? ये क्या फॉर्मूला इसका? समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। क्या कोवेरिएंस निकालते आएगा क्या अलग से आपको? अच्छा, एसडी का फॉर्मूला तो सीख के है ना आप, तो जल्दी बताओ एसडी का फॉर्मूला क्या सीखा था अपन ने? समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। क्या ये शॉर्टकट में कैलकुलेटर भी आता है आपको? यस। और इसका क्या करना है? अंडर रूट कर देना है। समझ में आ रहा है क्या? इसका अंडर रूट कर देंगे। क्या ये लॉजिक क्लियर है? अच्छा, सिग्मा वाई भी आ जाएगा, फिर सिर्फ एक्स का वाई सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या रहेगा ये? समेशन वाई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन वाई बाय एन द होल स्क्वायर। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या सबको ये? तो मैंने एक बेसिक एक आर का फॉर्मूला बताया। आर का फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। 3 अलग अलग कैलकुलेशन करना, मिक्स करने की कोशिश करना ही नहीं, तीनों अलग अलग कैलकुलेशन, राइट? तो सिग्मा तो आता है अपने को। अब ऐसे समझो कि एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, एस डी में 2 एस डी निकालने, एक नहीं 2 एस डी निकालने। तो एस डी कैसे कैलकुलेट करना है, शॉर्टकट सीखा है अपने कैलकुलेटर पे, राइट? और एक कोवेरिएंस निकालने, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। एक बार फिर से फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? ओके। मैंने आर की वैल्यू कहां से कहां तक बताया था, जल्दी बताओ। -1 to +1 बोथ इंक्लूसिव बराबर। अब मुझे बताओ, क्या मैंने इसके बारे में आपको पिछले चैप्टर में सिखाया क्या? सिखाया मैंने। क्या सिखाया जल्दी बताओ? ये डिस्पर्जन है, और डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। जब नेगेटिव नहीं आ सकता तो आप मुझे बताओ आर का आंसर नेगेटिव कैसे करेंगे फिर? कोवेरिएंस, मतलब क्या आपका कोवेरिएंस पॉजिटिव आ सकता है? यस। क्या आपका कोवेरिएंस नेगेटिव आ सकता है? यस। क्या आपका कोवेरिएंस 0 आ सकता है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अगर 0 आया तो 0 बाय एनी नंबर इज 0, तो आर 0 आ सकता है ना, अलाउड है, राइट? अगर आपका कोवेरिएंस 4 आया तो 4 अपॉन एनी नंबर लेट्स से 8, आंसर आ सकता है? यस। अगर -2 आया अपॉन 9 सपोज, आंसर आ सकता है? यस। क्यों? क्योंकि मैंने आर ऊपर दिया आपको, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ इंक्लूसिव, -1 और +1। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब कहने से साइन डिसाइड करने वाला अकेला कोवेरिएंस रहेगा, डिनोमिनेटर आपकी साइन डिसाइड नहीं कर सकता। आर पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कोवेरिएंस डिसाइड करेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? दैट मींस ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है, क्या ये डिस्पर्जन है? क्या ये डिस्पर्जन है? अगर ये डिस्पर्जन है तो कहने से इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। आपका डिस्पर्जन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है बॉस। समझ में आ रहा है क्या? तो कहने से आर को नेगेटिव करने वाला सिर्फ एक ही है, और वो है कोवेरिएंस। समझ में आ रहा है क्या? तो प्लीज बताइए, क्या कोवेरिएंस आपका पॉजिटिव आ सकता है क्या? यस। नेगेटिव आ सकता है क्या? यस। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है, और यही आपकी साइन डिसाइड करता है, डिसाइड्स द साइन ऑफ आर।
डिसाइड्स द साइन ऑफ आर। समझ में आया सबको ये? तो बेसिकली ये कोवेरिएंस ही है जो आर की साइन डिसाइड करेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है क्या? आगे अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता है, फिर आपको समझेगा कि आपको सब कैलकुलेशन करना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज निकालते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है जो गिवन रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, x और y की वैल्यूज गिवन रहेगी। लेट्स से x की वैल्यूज, पहले इजी वैल्यूज ले लेते हैं, 5, 7, 10, 12 एंड 20, और y के वैल्यूज हैं 12, 11, 14, 15 and 17. Yes, can you please give me the totals? 54, 69. एक बार चेक कर लो सबका आ रहा है क्या बेटा ये? यस, अब आप कैलकुलेट में कितने फास्ट हो वो समझ में आएगा। आपको कैलकुलेट करने 3 कॉलम्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, 3 कॉलम्स अपने को कैलकुलेट करना है। राइट, अगेन कैन आई से मुझे इसके इंडिविजुअल वैल्यूज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है, मुझे सिर्फ टोटल्स में ही इंटरेस्ट रहता है। तो स्क्वायर करना आता है क्या सबको? कैसे करते हैं याद दिलाओ? आप क्या करोगे, 5 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, लिखते नहीं बैठना, उसके बाद 7 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, उसके बाद 10 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, उसके बाद 12 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, उसके बाद 20 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस। एमआरसी दबाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ कितना आ रहा है? 718, 975। अच्छा, एक्स वाई कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स वाई प्लीज ध्यान दीजिए, एक्स वाई कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो आप करोगे 5 इंटू 12 एम प्लस, उसके बाद 7 इंटू 11 एम प्लस, उसके बाद 10 इंटू 14 एम प्लस, उसके बाद 12 इंटू 15 एम प्लस, उसके बाद 20 इंटू 17 एम प्लस, और एमआरसी दबाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 797। एक बार चेक करो सबका आ रहा है क्या? अगेन मैं जैसे आपको बता रहा था कि मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इनके इंडिविजुअल वैल्यूज में। अगर उन्होंने मुझे एक्स और वाई दे दिया तो मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, मुझे उसके सिर्फ 5 के टोटल्स में इंटरेस्ट है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? मुझे सिर्फ इनके टोटल्स में इंटरेस्ट है। लॉजिक क्लियर है क्या सबको? ओके, अब एक एक करके अपन क्या निकालेंगे? इनके वैल्यूज निकालेंगे। चलो वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे कोवेरिएंस। बताइए कोवेरिएंस कैसे निकालना है? तो कोवेरिएंस निकालना है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। ठीक है, ये वैल्यूज निकालनी है बस। तो आप क्या करोगे, एक बार सब्स्टिट्यूट करोगे। समेशन एक्स वाई कितना आया अपना? 797, वाई एन, ये नहीं बोलना सर एक्स के 5 वाई के 5 टोटल 10, ऐसा नहीं करना। पैर लेते हैं यहाँ पे, एक्स और वाई के कितने पैर से टोटल? 5। तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 5 माइनस 54/5 इंटू 69/5। ठीक है, इसको आंसर निकालेंगे। कितना आ रहा है आंसर? 3, 4 डिजिट चाहिए। आए 2, ओके फाइन। अच्छा डिवाइड बाय 5 है ना, ओके फाइन। डिवाइड बाय 5 में रुक जाता है क्वेश्चन। डिवाइड 3, 7, 9 ऑड नंबर्स है ना, तो इसलिए वो रिकरिंग चला जाता है। समझ में आया क्या सबको ये? नहीं होता 25, 5 इंटू 5 25 ही है ना। लकीली छोटे नंबर से इसलिए रुक गए। कुछ रैंडमली ऑड अमाउंट दे दूंगा मैं, ठीक है, तो वो 100% आएगा। चलो ये पॉइंट क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके, इसके बाद अब मुझे कोवेरिएंस निकाला, अभी सिग्मा एक्स निकालना है। तो सिग्मा एक्स निकालना तो ईजी है अपने लिए, फॉर्मूला आता है अपने को, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। अब ये वाला कैलकुलेशन मैं बार बार सिखा चुका हूँ कैलकुलेटर पे। आई होप ये कैलकुलेशन चलाना आता है अभी सबको। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टोटल कितना जल्दी बताओ? 718 डिवाइड बाय 5 माइनस समेशन एक्स कितना था? समेशन एक्स 54/5 होल स्क्वायर। अब सीधा सीधा कैलकुलेटर पे आंसर दे सकते हैं मुझे आप, ये कितना आ रही है? 1923। 4 डिजिट लेना तो एक्यूरेट आंसर आएगा।
कैलकुलेट सब करेंगे, सिर्फ लिखने में टाइम नहीं डालना। इनफैक्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फॉर्मूला आता है, आप सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो भी चलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिग्मा वाई फॉर्मूला क्या है, समेशन वाई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन वाई अपॉन एन द होल स्क्वायर। यस, कितना है टोटल इसका, टोटल 975 डिवाइड बाय 5 माइनस 69/5 द होल स्क्वायर। एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद आप सीधा आंसर निकाल सकते हो, कितना आ रहा है, 1354। एक बार चेक कर लो सबका ही आंसर आ रहा है क्या, आ रहा है सबका ही आंसर, यस। लेकिन इनमें से कुछ भी पूछा नहीं था आपको, ना कोवेरियंस पूछा है, ना सिग्मा एक्स, ना सिग्मा वाई, उन्होंने बोला आर निकालो, तो अपन आर का आंसर निकाल के देंगे। आर का फॉर्मूला याद है क्या, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोवेरियंस कितना आंसर आया अपना 10.36 डिवाइड बाय, एक एक करके इनके आंसर्स कितने आए 5.1923 इंटू 2.1354। अब किसी को याद है क्या ये वाला कैलकुलेशन मैंने कैसे सिखाया था आपको, इट इज फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू अगेन डिवाइड बाय थर्ड वैल्यू। मतलब आइडियली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं पहले इसको मल्टीप्लाई, चलो थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कितना आता है 10.36, मुझे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है इसका, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर है सबके पास, बताओ 0876 बराबर है क्या ये, तो आप उसके बाद करोगे 10.36 डिवाइड बाई 11.08 और वो आपका आंसर आएगा कितना 0.9343 बराबर है क्या ये, इस तरह आएगा, राइट। अब मैं आपका एक स्टेप बचाना चाहता हूं, एक स्टेप करोगे कैसे आप, इट विल बी फर्स्ट वैल्यू मतलब 10.36 डिवाइडेड बाय 5.1923 अगेन डिवाइडेड बाय, इंटू नहीं करना, वापस डिवाइड करना 2.1324 से, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा सीधा 0.9343। समझ में आ रहा है क्या, इंटू नहीं प्रेस करना, फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू अगेन डिवाइड बाय थर्ड वैल्यू, ये आर का डायरेक्ट आंसर मिलेगा। समझ में आया सबको ये, राइट। अब आइडियली एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि वो आपको सारे वैल्यूज भी कैलकुलेट करने बोलेंगे, मतलब आप एक्स स्क्वायर भी निकालो, वाई स्क्वायर भी निकालो, एक्स वाई भी निकालो, फिर कोवेरियंस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई फिर आर, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है आइडियल टर्म्स में, मतलब आइडियल में इसको 4-5 मार्क होना चाहिए था, इतना बड़ा क्वेश्चन, राइट। लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट की गारंटी नहीं है, आने के लिए आ सकता है, लेकिन इसको ईजी करने के लिए वो क्या करता है, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या सबको कैसे करते हैं कैलकुलेट, फॉर्मूला समझ में आ गया, सिग्मा तो हम सीख के आए थे, अभी नया क्या सीखा हमने, सिर्फ कोवेरियंस, बाकी वैल्यूज तो अपन इजीली कैलकुलेट करना है। अब आपको इजी करने के लिए वो क्या देगा, दो टाइप के और क्वेश्चन दे सकता है, इजी क्या करेगा, वो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, वो बोलेगा भाई देखो हमारा कोवेरियंस जो है ना, हमारा कोवेरियंस हमने आपको निकाल के दिया 14382 सपोज, उसमें से मैंने सिग्मा एक्स आपको निकाल के दिया 1804 और सिग्मा वाई स्क्वायर निकाल के दिया 3600 और आपको बोला फाइंड आर, फाइंड आर, तो आप कैसे निकालोगे, आर का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, राइट। अब मुझे बता सकते हो इसका सिग्मा कितना आएगा 60 आएगा, क्योंकि उसने वैरियंस दिया है, समझ में आ रहा है क्या। तो आप सॉल्व कैसे करोगे, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, मतलब आपको फॉर्मूला याद है तो एक मार्क आपका है कंफर्म, तो 14382 डिवाइड बाय 1804 लिखते हैं, लिखने के लिए इंटू लिखते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हम 2 बार डिवाइड करते हैं, समझ में आ रहा है, तो कितना आंसर आ रहा है प्लीज बताइए 1328 इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, ये डायरेक्ट आंसर आता है, क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको। नेक्स्ट, इसके अलावा वो आपको और क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, वो आपको सारे वैल्यूज निकाल के देंगे, मतलब वो आपको देगा n 10 है, समेशन x 200 है, समेशन y 250 है,
समेशन एक्स वाई दो सौ 20 25 500 4820 है। समेशन एक्स स्क्वायर पांच 100 है। समेशन वाई स्क्वायर 7240 है। अब आपको आर निकालना है, फाइंड आर। मतलब इसमें आपका थोड़ा सा काम उसने करके दिया, उसने टोटल्स आपको निकाल के दे दिया है, टोटल्स आपको निकाल के दे दिया, राइट। आपको सिर्फ कोवेरेंस आर, कोवेरेंस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालना है और फिर आर निकालना है। तो कोवेरेंस का फॉर्मूला था अपने पास समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन। यस, माइनस, ठीक है डायरेक्ट आंसर बोल दो, -18। चेक करो -18 आ रहा है क्या, लेकिन माइनस चलता है क्या, कोवेरेंस चलता है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई नहीं चलता है क्योंकि वो डिस्पर्जन, डिस्पर्जन कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर है ये? ओके, सिग्मा एक्स माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर 10.4880। ओके, सिग्मा वाई वाई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन वाई बाय एन द होल स्क्वायर। सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। कैलकुलेटर ट्रिक्स में सब सिखा चुका हूं और एसडी अपन पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, कितना आ रहा है 9498। एंड देयरफॉर आर, आर का फॉर्मूला है इन तीनों को मर्ज कर देना, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो ये हो जाएगा कितना, -0.1724। चलता है क्या? माइनस इंडिकेट्स और नेगेटिव साइन बिल्कुल चलता है। -1 और +1 के बीच में जब तक है ये बिल्कुल अलाउड है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चेक करो सबका आ रहा है क्या? ओके, आप में से कुछ स्टूडेंट्स बहुत फास्ट कैलकुलेट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स स्लो भी करेंगे, बट स्लो भी है तो करो, इसको रहने मत दो, कैलकुलेट अभी करो। आ रहा है क्या? प्लीज चेक करो सब। यस, इज एवरीवन गेटिंग द सेम आंसर? डन? शर्मा बराबर कैलकुलेट कर रहे हो क्या? क्या हुआ? ओके, सो वी आर गेटिंग द सेम आंसर नाउ। तो ये लॉजिक समझ में आ गया। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये वैल्यू को आपको प्लस में डालना है बराबर, और ये वैल्यू को माइनस में डालना है। तो एक को m प्लस करना है, एक को m माइनस करना है। एक्स वाई की वैल्यू बोलो, एक्स वाई कितना था अपने पास, 4820 डिवाइड बाई 10 बराबर, माइनस ये कितना था, इनटू, ठीक है। ओके, टेक ऑन अ कैलकुलेटर, सबसे पहले ये वाला 4820 डिवाइड बाई 10 m प्लस, ठीक है, बिना कोई बटन प्रेस किए। 200 इंटू 250 डिवाइड बाई 100, 100 क्यों? क्योंकि 10 10 दो बार है। m माइनस, हिट एमआरसी, आपको आंसर मिल जाएगा। पहली वैल्यू प्लस में, दूसरी वैल्यू माइनस में, एमआरसी दबाओ, आपको डिफरेंस मिलेगा। क्लियर है क्या पॉइंट सबको? ये पहली वैल्यू प्लस किया, दूसरी वैल्यू इंटू करके m माइनस किया और फिर एमआरसी करवाया, तो आपको डिफरेंस ऑलरेडी मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट सबको ये? ओके, वापस आता है। चलो ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अब ये आर के कैलकुलेशंस बड़े होते हैं, नहीं तो मैं फिर से इस पे 5 क्वेश्चन करा देता आपको, ठीक है। नहीं तो वो 5 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोवेरिएंस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, फिर आपको प्रूव करके बताता। अब मैं प्रूव करते नहीं बैठ रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ मान लो, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? मतलब प्लस माइनस से फर्क पड़ता है क्या? नहीं। ऑल्सो इंडिपेंडेंट,
ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है? इनटू डिवाइड परसेंट। मतलब आर बोलता है तुम प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। इट डज नॉट अफेक्ट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डज नॉट अफेक्ट। लेकिन एक चीज से फर्क पड़ता है इसको, बट इफ द चेंज ऑफ स्केल, but if the change of scale is in opposite direction, then R changes its sign. This is very important. आपको अगेन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, जब एग्जाम क्वेश्चंस देखोगे आपको ये बेस पे मिलेंगे। कोरिलेशन के ज्यादातर क्वेश्चंस यही रूल पे चलता है। मतलब आर को प्लस माइनस इंटू डिवाइड चेंज ऑफ परसेंट कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क कब पड़ता है? जब चेंज ऑफ स्केल ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे। मतलब क्या? मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से और दूसरे को y को मैंने डिवाइड किया -5 से। एक को प्लस नंबर से, एक को माइनस नंबर से। उसको वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है, उसको साइन से फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में आर की सिर्फ साइन बदल जाएगी। मतलब क्या? प्लीज चेक करना अभी। मतलब अगर मैं आपको बोलूं ये x है, ये y है, मैंने एक टर्म डाल दिया u, जिसको मैंने डिनोट किया x माइनस ए से। बता सकते हो ये a क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल? चेंज ऑफ ओरिजिन। v को मैंने डिनोट किया y माइनस बी से। चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल? चेंज ऑफ ओरिजिन। इसको a से माइनस किया मतलब 2 माइनस किया, इसको 3 माइनस किया। फिर मैं अब x और y नहीं निकालूंगा, अब मैं u स्क्वायर, v स्क्वायर और u भी निकालूंगा। समझ में आया? इनको x और y मान लेना, इनको x और y मान के चलना। मतलब अपने को कोवेलेंस का फॉर्मूला आता है क्या? यस। सिग्मा x का फॉर्मूला आता है? यस। सिग्मा y का फॉर्मूला आता है? यस। अब वो सिग्मा x जो है वो सिग्मा u बन जाएगा, सिग्मा y जो है वो सिग्मा v बन जाएगा। कोवेलेंस बिटवीन एक्स वाई अब बन जाएगा कोवेलेंस बिटवीन यू वी। समझ में आ रहा है? मैंने x को क्या बोल दिया? u, y को क्या बोल दिया? v। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा और कुछ भी नहीं, राइट। बोलने का मतलब क्या है? मैं ये बोल रहा हूं अगर आपने a और b माइनस भी कर दिया तो भी r को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। r ऑफ एक्स वाई, r ऑफ यू वी सेम चलता रहेगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? r को फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने इसको डिवाइड किया c से तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन है या चेंज ऑफ स्केल है? स्केल। और इसको भी आपने डिवाइड किया d से, ये क्या है? स्केल। फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मतलब आप एक को 2 से माइनस करो, दूसरे को 5 प्लस करो, एक को मल्टीप्लाई करो, दूसरे को डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ता उसको। वो बोलता है भाई देखो मेरे को सिर्फ एक चीज में फर्क पड़ सकता है, वो भी तुम मेरी वैल्यू नहीं बदल सकते, मेरी तुम ज्यादा से ज्यादा साइन बदल सकते हो। वो भी कब साइन बदल सकते हैं? जब चेंज ऑफ स्केल ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तुम एक को मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव नंबर से, एक को डिवाइड कर रहे हो नेगेटिव नंबर से, तब फर्क पड़ेगा। वो भी तुम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा साइन बदल सकते हो, वैल्यू तो कोई भी हालत में बदलेगी नहीं। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। समझ में आया क्या सबको ये? अब इसको प्रूव करने के लिए या फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान देना। अगर मैं आपको बोलूं आर ऑफ एक्स वाई 0.7 आया, ठीक है, 0.7 आया। अब मैं यहां पे x को कुछ ट्रीटमेंट दूंगा, y को कुछ ट्रीटमेंट दूंगा और बताओ मेरे जो न्यू r क्या रहेगा? ठीक है, अगर मैं सब x की वैल्यूज को +5 कर दूं और इसको +9 कर दूं, r कितना रहेगा? 0.7 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अच्छा, अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूं, इसको डिवाइड बाय 3 कर दूं तो भी 0.7 रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इसको +5 करूं, इसको -3 करूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है यहां पे। प्लस माइनस से फर्क पड़ता है क्या? नहीं। चेंज ऑफ स्केल ऑपोजिट आना चाहिए, चेंज ऑफ ओरिजिन नहीं। ये प्लस माइनस करना चेंज ऑफ ओरिजिन है या चेंज ऑफ स्केल है? चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। मतलब ये आज भी 0.7 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको इंटू 3 किया, इसको +4 किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने इसको -5 किया, इसको इंटू 2 किया, आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस से, इस ये वाले माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। और इसको इंटू 2 किया मतलब दूसरे को इंटू 1 किया होगा,
मतलब चेंज ऑफ स्केल तो अभी सेम डायरेक्शन चल रहा है ना, आज भी 0.7 ही होगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से और इसको डिवाइड किया -5 से, अब फर्क पड़ेगा। वैल्यू बदलेगी क्या? नहीं, साइन बदलेगी, -0.7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या ये? बोलो। प्लस हो जाता, साइन बदल जाएगी। और साइन चेंज होना मतलब क्या? अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, राइट? कब फर्क पड़ेगा? व्हेन द चेंज ऑफ स्केल इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब अब अगर मैं आपसे कभी भी सवाल करूं आर के ऊपर, तो आप बोलोगे सर आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस माइनस इंटू डिवाइड किससे फर्क नहीं पड़ता आर को, मतलब आर की वैल्यू तुम बदल नहीं सकते। लेकिन but if the change of scale is in opposite direction then r will change its sign। समझ में आ रहा है क्या? if the change of scale is in opposite direction then r changes its sign। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? यस। इसका मतलब अगर अब मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन दूं, मैंने आपको कहा u इज इक्वल्स टू x माइनस 4/5, v इज इक्वल्स टू y माइनस 7/9, और मैंने आपको बोल दिया r ऑफ एक्स वाई 0.6 है। व्हाट इज r ऑफ यू वी? 0.6 रहेगा। कैसे मालूम पड़ा आपको ये? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, राइट? अब मुझे बताओगे क्या वो जो 4 और 5 है वो चेंज ऑफ ओरिजिन है या चेंज ऑफ स्केल है? सॉरी 4 और 7, सॉरी, चेंज ऑफ ओरिजिन है, बराबर, चेंज ऑफ ओरिजिन। और 5 और 9 क्या है? चेंज ऑफ स्केल। तो आर के केस में हमने 5 और 9 वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए, 5 और 9 की साइन पे ध्यान देना चाहिए? साइन पे ध्यान देना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? हम 5 और 9 की साइन पे चेक करेंगे। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन है, मैं बोलूंगा आर वही है। अगर ऑपोजिट है तो आर की साइन बदल जाएगी। इज द पॉइंट क्लियर? एंड देयरफॉर आर की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी यहां पे? 0.6। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, ये हो गया पहला। अब इसी को हम बदल के आंसर लिखेंगे। अगर मैं इसको यहां पे +7 कर दूं, जल्दी बताओ, 0.6 या -0.6? 0.6, क्योंकि -4 और +7 चेंज ऑफ ओरिजिन है। ओरिजिन से फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो ये नहीं बोलना सर 1 - 1 प्लस है, आप नहीं बोला तो ऑपोजिट, मैंने चेंज ऑफ स्केल बोला था, चेंज ऑफ ओरिजिन बोला था क्या? नहीं, आज भी 0.6 रहेगा। क्लियर है क्या पॉइंट सबको ये? ओके। यहां पे माइनस है और यहां पे माइनस है, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? आज भी सेम है, दोनों माइनस है ना, फर्क नहीं पड़ता है, आज भी सेम रहेगा, 0.6 ही रहेगा। क्लियर है क्या? फिर आखिर फर्क कब पड़ेगा? कौन सी साइन? जब वो 5 और 9 की ऑपोजिट साइन रहेगी, सिर्फ तब वो बदलेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वहां पे आपको सिर्फ नीचे के एलिमेंट्स जो रहेंगे, जो सी और डी है, उसको चेक करना पड़ेगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? यहाँ पे अगर ये -9 होता, 1 + 1 माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये -0.6 हो जाता। फर्क समझ में आ रहा है? मतलब 1 प्लस हो 1 माइनस हो, फर्क नहीं पड़ता है उससे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर से डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क एक ही चीज में पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब एक को आप प्लस नंबर से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को आप माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर वो टाइम पे आपका आंसर बदलेगा। और आंसर भी कितना बदलेगा? सिर्फ साइन बदलेगी। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अगर मैं यहां पे x और y लिखूं और मैंने u डिनोट किया x - x बार
और v डिनोट किया y माइनस वाई बार। इसका टोटल बता सकते हो क्या होगा? इसका टोटल हो जाएगा 0। कैसे मालूम पड़ा ये? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। जहां उसने बोला डेविएशन फ्रॉम मीन, उसके बाद उसका टोटल 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब ये टोटल 0 आने की वजह से इंपैक्ट कहां पड़ेगा, वो चीज पे ध्यान दो। अच्छा मुझे बताओ, यू स्क्वायर 0 आएगा क्या? वी स्क्वायर 0 आएगा क्या? नहीं। यू भी 0 आएगा क्या? आने के लिए आ सकता है, आने के लिए आ सकता है। क्यों? बहुत सिंपल है, देखो 0 आ सकता है क्या? अगर ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू -5 है, कितना हो गया? और ये वैल्यू 5 है और ये -4 है, ये प्लस ही है, 0 आ सकता है ना? यस। लेकिन यू स्क्वायर वी स्क्वायर 0 आ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। यू स्क्वायर वी स्क्वायर कभी 0 नहीं आ सकते, लेकिन यू भी कभी कभार 0 आ सकता है। क्लियर है? ओके, इसको हटा देते हैं यहाँ से। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि अगर उसने वर्ड बोल दिया कि डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, तो ये नहीं बोलेगा u 0 है v 0 है, आपको समझना है u और v 0 है। क्लियर है? अब मैं आपसे r का फॉर्मूला पूछना चाहता हूं। एक बार r का फॉर्मूला बोलोगे कि क्या सीखा हमने? कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। एक बार ना मुझे पूरा एक अच्छे से पूरा वो एलोबरेट करके बड़ा फॉर्मूला चाहिए। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन, ये फॉर्मूला रहेगा होल अपॉन। उसके बाद अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा एक्स का। y के लिए समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन वाई अपॉन एन द होल स्क्वायर, ये हो गया एस डी ऑफ वाई के लिए। इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? यस। अब क्या मैं x और y को u भी बोल सकता हूं क्या? अभी बताया ना मैंने, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, फर्क ही नहीं पड़ता। तुम x को y बोलो, d बोलो या mn बोल दो, जो भी बोल दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हर x को u बोल देना, हर y को v बोल देना। अब फॉर्मूला क्या बनेगा बोल सकते हो क्या? समेशन यू वी अपॉन एन माइनस समेशन u अपॉन एन इंटू समेशन v अपॉन एन, ठीक है, होल अपॉन क्या रहेगा? समेशन u स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन u अपॉन एन द होल स्क्वायर, राइट, माइनस इंटू समेशन v स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन v अपॉन एन द होल स्क्वायर। विल दिस बी द फॉर्मूला? राइट। अब एक मतलब ये फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन क्या डेविएशन एक्चुअल मीन से लिया था? तो कौन सा वाला पार्ट 0 होगा इसमें बता सकते हो क्या? u और v का टोटल। इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में मार्क करूं तो 1 2 3 4 ये 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हुए? एक रीजन था, द डेविएशंस वर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, द डेविएशंस वर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, बराबर। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता सकते हो क्या? समेशन यू वी अपॉन एन होल अपॉन समेशन यू स्क्वायर अपॉन एन इंटू समेशन वी स्क्वायर अपॉन एन। अब रूट एन इंटू रूट एन कितना होता है? एन। तो ये कट जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में रूट एन है 2 बार, रूट एन इंटू रूट एन एन, और ऊपर एन कट गया। अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बचा? समेशन यू वी अपॉन समेशन यू स्क्वायर इंटू समेशन वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बच गया आर का। मतलब वो जो मैंने आपको इतना डेरिवेशन दिया वो ये फॉर्मूला समझाने के लिए दिया। अब आप खुद ही देखो, जो इतना बड़ा फॉर्मूला हुआ करता था कभी, ये यहाँ के 3 वैल्यूज पे आके रुक गया। ये कब पॉसिबल है? एक ही कंडीशन में, व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। इज द पॉइंट क्लियर? तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला आके रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। Only when the deviations are taken from actual mean। समझ में आ रही है? जब हम एक्चुअल मीन से लेते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है। अब फॉर्मूला लर्न कैसे करें? लर्न नहीं करना, तीनों के पहली पहली जो वैल्यूज रहती है वो बच जाती है। आई रिपीट, आपको याद है कि आर में 3 फॉर्मुलेस थे? आर में 3 फॉर्मुलेस कौन से थे प्लीज बताइए? कोवेरिएंस, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई। प्लीज बताइए कोवेरिएंस स्टार्ट कहां से करते थे? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? एक्स वाई, ये बच जाएगा।
व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग ऑफ सिग्मा एक्स, समेशन एक्स स्क्वायर बराबर, और व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग ऑफ सिग्मा वाई, बस ये तीन वैल्यूज बच जाती है, बाकी सब डिलीट हो जाती है। समझ में आ रहा है? अब बस एक्स वाई को यू भी बोल देना, एक्स स्क्वायर को यू स्क्वायर बोल देना, वाई स्क्वायर को वी स्क्वायर बोल देना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इन शॉर्ट ये फॉर्मूले में सिर्फ पहली वैल्यू बच जाएगी, बाकी सब डिलीट हो जाएगी, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगी, सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो चीज क्या है? डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। इज द पॉइंट क्लियर? ये सब जीरो हो जाता है, बाकी सिर्फ इतनी वैल्यू बच जाती है। समझ में आया? इसके नीचे सिर्फ ये पॉइंट लिखो यू स्क्वायर का, इससे कनेक्टेड है इसलिए। व्हाट इज समेशन यू स्क्वायर? इसको हम रीड कैसे करते हैं? क्योंकि एग्जामिनर बहुत होशियार है, वो उसको मालूम है कि ये फॉर्मूला बच्चे लर्न करके आता है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकता। वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन वैल्यू ऑफ एक्स। वो सेंटेंस ये देगा। क्या बोला उसने? सम मतलब क्या? टोटल। किसका टोटल? स्क्वायर का। अच्छा, स्क्वायर किससे लिया गया? डेविएशन का। किसके डेविएशन किससे लिया गया? मीन से। जैसे उसने बोल दिया मीन से डेविएशन किया, फिर उसको स्क्वायर किया, इसका मतलब ये यू स्क्वायर की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो समेशन यू स्क्वायर नहीं देगा, वो सेंटेंस लिख के देगा। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज 432, मतलब वो समेशन यू स्क्वायर की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है ये? अच्छा, वी स्क्वायर को क्या बोलेगा बता सकते हो क्या फिर? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन वैल्यूज ऑफ वाई, बस इतना ही रहेगा। आ रहा है क्या समझ में? वी स्क्वायर जो रहेगा आपका, वो मीन वैल्यूज ऑफ वाई हो जाएगा, और समेशन यूवी को क्या बोलेगा? वो सम ऑफ स्क्वायर्स नहीं है इस बार, यू इंटू वी है ना, तो यू और वी वो प्रोडक्ट करेगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, क्या यूवी प्रोडक्ट होता है? क्या यू इंटू वी प्रोडक्ट होता है? यस, यू इंटू वी इज प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस taken from mean values of x and y respectively, taken from mean values of x and y। तो बहुत बार आपको uv की भाषा देगा नहीं, वो आपको लिख के देगा सेंटेंस में। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यूज ऑफ x इज 432, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यूज ऑफ y इज 500, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मतलब uv इज 200। ऐसा फाइंड आर। तो आपको सिर्फ ये तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके खत्म कर देना है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? याद कैसे रखेंगे फॉर्मूला? तीनों की फर्स्ट वैल्यूज बच जाती है, बाकी सब जीरो हो जाती है। समझ में आ रहा है? तीनों के फर्स्ट वैल्यूज बच जाते हैं, बाकी सब एलिमिनेट हो जाते हैं, और ये सिर्फ पॉसिबल कब है? एक ही कंडीशन में, व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। समझ में एक्चुअल मीन का क्यों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था? ये मैं जब स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में लिखाया था तब भी बताया था, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि सबको ये? तो फिलहाल इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। आज के लिए आपका होमवर्क, जस्ट गो थ्रू दीज फॉर्मुलेज एक बार, और अगर आप कैलकुलेशन में वीक हो तो मेरे पुराने जो मैंने लेक्चर्स में आपको एसडी के कैलकुलेशन सिखाए हैं, पीछे जाओ और कैलकुलेटर पे खेलना शुरू करो, बार बार एसडी निकालने की कोशिश करो, या फिर आज के चैप्टर में ये जो आज पढ़ा उसको ही कैलकुलेट फिर से करो। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो आप क्लास से पीछे चलोगे। ठीक है? ओके, स्टॉप करते हैं इसको यहाँ पे।